नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हो। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के मध्य में यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर को लेकर उपस्थित हूं, जिसमें हम सभी लोग महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। आप में से कोई पहली बार चैनल के ऊपर आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान, मंत्रणा। आप देख पा रहे हैं यूपी पीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब आ रहा है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। यानी क्या है? किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान कहलाता है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान या किसी के समक्ष विनम्र होकर इच्छित वस्तु को उत्कंठापूर्वक मांगने को प्रार्थना कहते हैं। किसी के सम्मुख दीनता या विनय पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना अभ्यर्थना कहलाती है। किसी के बारे में गूढ़ बातें करना मंत्रणा करना कहलाता है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित दो कथनों में एक स्थापना है और दूसरा तर्क है, और फिर आगे आपको अपना उत्तर करना है। क्या है स्थापना? भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। तर्क है आपका, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो यानी इसमें आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन कौन से, यानी तर्क सही है कि स्थापना सही है या फिर दोनों सही हैं। इस प्रकार आपको अपना उत्तर करना है। तो आपके विकल्प हैं ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए आर दोनों सही, ए आर दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 2 तो राइट होगा, यानी ए आर दोनों सही हैं। स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। क्या है? भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है, यह बात सत्य है। फिर तर्क क्या है? क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रतिभिज्ञा दर्शन की छाप है। किसकी छाप है? प्रतिभिज्ञा दर्शन की छाप है। प्रतिभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं। क्या आधार हैं? उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समास, संधि एवं समास इनमें से कोई नहीं। तो यौगिक शब्दों की रचना के आधार क्या हैं? आप सबको अपना उत्तर करना है। आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो ठीक माना जाएगा। यानी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास ये सब यौगिक रचना के आधार हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? हिंदी के ऐसे शब्द जो दो शब्दों या शब्द खंडों से मिलकर बनते हैं। इनके अलग अलग खंडों का भी अपना अर्थ होता है, किंतु आपस में जुड़कर अर्थ परिवर्तन ला देते हैं या अर्थ के मूल्य को बढ़ा देते हैं। यौगिक शब्दों की रचना प्रायः रूढ़ शब्दों के आदि यानी प्रारंभ या अंत के शब्दांशों के जुड़ने से होती है। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब किसी रूढ़ शब्द के साथ कोई अर्थवान शब्द या शब्द खंड जुड़ता है तो वो यौगिक शब्द बन जाता है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है,
गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000, 10,000। किसके लिए आयुतम प्रयुक्त होता है? तो आप सभी का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4, 10,000 को आयुतम कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आयुतम जो है ये विद्यार्थियों आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द। जैसे 10,000 को आयुतम बोलते हैं, 5,000 को पंच सहस्त्रम बोलते हैं, 1 लाख को लक्षम कहा जाता है, 10 लाख को न्यूतम या प्रयुतम कहते हैं। फिर उसके बाद में है 1 अरब को क्या कहते हैं? अर्बुदम। 10 अरब को क्या कहते हैं? दशार्बुदम। 1 खरब को क्या कहते हैं? खरबम। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। क्या है शब्द? इंग्लिश का मेमोरेंडम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशासन, ज्ञापन, प्रबंधक, आयोग। तो क्या है आपका सही जवाब? आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प बी, ज्ञापन तो ठीक होगा, यानी मेमोरेंडम को हिंदी में ज्ञापन कहा जाता है। और कुछ शब्द हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में प्रशासन बोलते हैं, मैनेजर को हिंदी में प्रबंधक बोलते हैं, कमीशन को हिंदी में आयोग कहा जाता है। लेकिन क्या है, ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है, फिर उसका कारण दिया गया है और आप सभी लोगों को बताना है इसमें कौन कौन सही है। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। क्या ये बात सत्य है? फिर कारण है आपका, मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। और आपको क्या है, कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है, यानी दोनों बातें सही हैं या दोनों गलत है या एक सही एक गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के विकल्प आप सभी के सामने हैं। आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए तो ठीक होगा, यानी क्या है विकल्प ए में ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखक का सही मेल क्या है? और आगे फिर कूट के अनुसार आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो सबसे पहले आपकी रचना है केशव की काव्य कला, सत्येंद्र गुप्त की कला, कृष्ण कुमार शुक्ल, पद्माकर की काव्य साधना, अखौरी गंगा प्रसाद सिंह, प्रसाद की काव्य साधना, रामनाथ लाल सुमन। तो हम लोग देख लेते, पहले मिलान करते हैं। यानी पद्माकर की काव्य साधना, अखौरी गंगा प्रसाद सिंह, ये क्या है? सही है। फिर आपका अगला है प्रसाद की काव्य साधना, रामनाथ लाल सुमन। तो ये रचना और रचनाकार सही हैं और बाकी ये क्या है, दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर आपका मिलान हुआ, लेकिन कूट के रूप में आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो जब 3 और 4 सही हैं तो आपका विकल्प सी राइट आंसर माना जाएगा। हम सभी आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं पुस्तक और उनके लेखकों को। पद्माकर की काव्य साधना गंगा प्रसाद सिंह, प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन, केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल इसके लेखक हैं, गुप्त की कला सत्येंद्र जी इसके लेखक हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है? रामदास मिश्र, विवेक की राय, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसमें आपका कौन सा
जवाब सही होगा तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक होगा। यानी क्या है, 3, 4, 1, 2 इस क्रम में जो है इनका जन्म वर्ष होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो है कब है जन्म वर्ष। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म 1865 है, मृत्यु 1907 है। अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म 1881 है, मृत्यु 1939 है। रामदरस मिश्र का जन्म 1924 है। विवेकी राय का जन्म 1924 है और मृत्यु 2016 ईस्वी है। फिर उसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? सत्य और अहिंसा, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। कौन सा आपका सही उत्तर है, यानी सहमत नहीं है जो गांधीवादी दर्शन? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। यानी साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, यही बात गलत है। और बाकी बातें गांधीवादी दर्शन के विषय में सही हैं। सत्य और अहिंसा को मानता है, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, सादा जीवन और श्रम पर गांधीवाद जोर देता है। फिर हम सभी जो है आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी दर्शन कई स्तरों से आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक तथ्यों पर मौजूद है। गांधीवादी दर्शन के कुछ प्रमुख तत्व हैं, उसे भी हम सभी जानेंगे। जैसे कि आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर इसके मूल में है। सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम हैं। सादा जीवन और श्रम पर जोर, सत्य और अहिंसा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कजरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोकोक्ति। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, लोकगीत तो सही होगा। यानी कजरी लोक साहित्य की लोकगीत विधा के अंतर्गत आती है। ये सावन माह में गाया जाता है। कजरी किस माह में? सावन माह में गाया जाता है। कजरी, आल्हा, चैता, रसिया उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है। सामान्यतः गांवों एवं ग्रामीण समाज में प्रचलित गीतों को क्या लोकगीत कहा जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से ये लोकगीत गाए जाते हैं। फिर क्या है, निम्नलिखित सही अवधारणा का चुनाव करें। क्या है, द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी है। छायावादी युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई है। यानी आपको बताना है क्या ये दोनों बातें सही हैं या दोनों गलत हैं या एक सही है फिर एक गलत है। तो इसमें कौन सी बात सही है? आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो ठीक होगा। यानी क्या है, छायावादी युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रगति हुई है, यही आपका सही उत्तर है। और विकल्प ए आपकी अवधारणा गलत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जबकि द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रकृति एवं जन समुदाय पर कविता लिखने की प्रेरणा दी है, ना कि प्रेम की, जो विकल्प एक में बात की गई है। द्विवेदी जी का कविता के संबंध में ये कथन है कि कविता का विषय मनोरंजन में उपदेशक होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है, और न सुकिया के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। सभी में उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन में
मनोरंजन हो सकता है। ये कथन भी कई बार पूछा गया है विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में अपने रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समीचीन है लोकयान, लोकवार्ता, लोक संस्कृत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी, लोक संस्कृति तो ठीक होगा। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए क्या समीचीन होगा, लोक संस्कृति। आगे बढ़ते हैं हम सभी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी फोकलोर के लिए समीचीन शब्द लोक संस्कृत को ही माना है, जबकि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने फोकलोर के लिए लोकयान शब्द को समीचीन माना है, जबकि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल व सत्येंद्र ने फोकलोर के लिए लोकवार्ता को समीचीन माना है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये परिभाषा किसकी है, कृष्णदेव उपाध्याय, झवेरचंद मेघावी, वासुदेव शरण अग्रवाल, देवेंद्र सत्यार्थी। कौन सा आपका उत्तर सही है? क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक माना जाएगा। यानी कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं कि लोक साहित्य जनता का वो साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द का प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? दिसंबर 1957, जुलाई 1950, जून 1949, अगस्त 1948। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द का प्रचलन कब किया है? आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प एक, यानी दिसंबर 1957। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे कवियों को उनके द्वारा रचित काव्य पंक्तियों के साथ में सम्मिलित करना है और फिर कूट के अनुसार आपको अगला उत्तर देना है। चलिए देखेंगे हम सभी। सबसे पहली पंक्ति है, केशव कही न जाई का कहिए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की, जो कि विनय पत्रिका से ली गई है। फिर अगला है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ये अलंकार विषयक लक्षण है किसका? केशवदास जी का है। फिर अगला है, माधव हम परिणाम निराशा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है विद्यापति जी की। अगला है, कौन विभीषण रंक निशाचर हंसी हंसी छत्र धरे। तो ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। तो इस प्रकार आप लोगों का जो है सही मिलान कर दिया गया है यहाँ पर पंक्तियों का। और कूट के रूप में आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो आपका विकल्प डी राइट आंसर माना जाएगा। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार हैं चारुचंद्र चंदोला, रत्नांबर दत्त चंदोला, पार्थ सारथी डबराल, लीलाधर जगुड़ी। मधुकोश ये काव्य संग्रह किसका है? तो आप सब ने अपना जवाब दिया है इस क्वेश्चन के लिए। विकल्प बी बिल्कुल ठीक होगा, यानी रत्नांबर दत्त चंदोला का काव्य संग्रह है मधुकोश।
रत्नाकर दत्त चंदोला, इनका जीवन काल 1901 से 1975 है। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ है। वे संस्कृत के और हिंदी के विद्वान थे। रत्नांबर दत्त चंदोला ने अच्छी सांस, चलते चलाते, उगने दो दूब, कुछ नहीं होगा, बिनसरी, पौ, कविता में पहाड़ आदि जो है काव्य संग्रहों की रचना की है। फिर उसके बाद में डॉक्टर लक्ष्मी विलास डबराल, पार्थ सारथी का जन्म फरवरी 1936 में तिमली गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और इनकी कालजयी कृतियों में धरती से पृथ्वी, निर्वासित सेनापति, रेत की छाया, नारी तीर्थ, चित्र पतंग आदि उल्लेखनीय है। अगला है लीलाधर जगूड़ी का जन्म जुलाई 1940 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ है। इन्होंने शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, भय भी शक्ति देता है, महत्वपूर्ण इनकी काव्य कृतियाँ हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, संदीप रावत, मोहनलाल बाबुलकर, डॉक्टर गोविंद चातक। कौन है इसके लेखक? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी, मोहनलाल बाबुलकर। तो ठीक होगा, यानी गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ किसका है? मोहनलाल बाबुलकर जी का। फिर इनकी प्रमुख कृतियों को हम लोग जान लेते हैं। गढ़वाल की लोक धर्मी कला, जौनसारी बोली, साहित्य व कला, हिमालय में मत मतांतर, जमुना से गंगा, लोकनाट्य की पीठिका। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? न्योली, चौमासा, चांचरी, चहका। कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प डी। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। चहका जो है यह उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है। न्योली है, चांचरी है, चौमासा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोकगीत हैं, जैसे कि झुमैलो गीत है, वेदना और प्रेम के प्रतीक स्वरूप गाया जाता है। खुदेड़ गीत है, मायके की याद में गाया जाता है। चौफुला गीत है, एक प्रकार का ये प्रेम गीत है। चौमासा गीत है, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चूरा गीत है, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने हेतु गाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। चांचरी गीत जो है यह नृत्य गीत है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों लोग भाग लेते हैं। न्योली गीत कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है गंगा पुत्रावदानम के रचयिता हैं? डॉक्टर निरंजन मिश्र, प्रोफेसर महावीर प्रसाद अग्रवाल, डॉक्टर बुद्धिदेव शर्मा, डॉक्टर सविता मोहन। गंगा पुत्रावदानम के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है। आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1, यानी कि डॉक्टर राम निरंजन मिश्र। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। इन्हीं की रचना है गंगा पुत्रावदानम। फिर हरिद्वार के संस्कृत कवि डॉक्टर निरंजन मिश्र ने अपनी काव्य कृति गंगा पुत्रावदानम में उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश का भावपूर्ण चित्रण करते हुए निगमानंद सरस्वती को समर्पित की है। संत निगमानंद ने गंगा की अविरलता, स्वच्छता के लिए आमरण अनशन किया है। इस अनशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं का जीवन वर्णन इस महाकाव्य में किया है और इस कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और दामिनी निरंजन मिश्र जी का प्रमुख
उपन्यास है। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, आलो अंधारी की नायिका एवं लेखिका का जीवन किसके सहयोग से बदला, अर्थात वो घरेलू नौकरानी रहते हुए लेखिका कैसे बन सकी। मातुस, दातुस, तातुस, यातुस। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो ठीक होगा। यानी आलो अंधारी की नायिका एवं लेखिका का जीवन तातुस के सहयोग से बदल जाता है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आलो अंधारी बेबी हालदार की ये आत्मकथा है। किसकी है? बेबी हालदार की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने नौकरानी से लेखिका बनने तक का सफ़र तथा इसमें तातुस के योगदान का वर्णन किया है। बेबी हालदार का जन्म 1973 में कश्मीर में हुआ। आलो अंधारी 2006 ईस्वी में प्रकाशित उनकी आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है। बंगाली मूल आलो अंधारी लाइट एंड डार्कनेस 2004 में प्रकाशित हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, 80 के दशक में राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोज कर विस्तार से लिखने वाले साहित्यकार हैं जैनेन्द्र कुमार, रामचंद्र शुक्ल, ओम थानवी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा होगा आपका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है, तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी, ओम थानवी तो राइट होगा। यानी 80 के दशक में राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोज कर विस्तार से लिखने वाले साहित्यकार कौन है? ओम थानवी जी। ओम थानवी का जन्म 1957 में हुआ है। 1980 से 89 तक 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में रहे हैं। इनकी चर्चित कृति संस्मरण विधा में लिखी गई किताब, उसका नाम है मुवन जोदड़ो। क्या नाम है? मुवन जोदड़ो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रचनाओं को उसकी विधा के साथ में आपको सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग किस रचना की कौन सी विधा है। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है। तो सबसे पहले है चेतना के बिंब। चेतना के बिंब की विधा कौन सी है? तो ये है आपका संस्मरण। फिर है अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य। फिर है प्रेमचंद घर में, इसकी विधा कौन सी है? ये जीवनी है, शिवरानी देवी की लिखी हुई। फिर है मेरी जीवन यात्रा, ये क्या है? आत्मकथा है। तो चेतना के बिंब संस्मरण है, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा साहित्य है, प्रेमचंद घर में जीवनी है, और मेरी जीवन यात्रा ये आत्मकथा है। तो इस प्रकार जो है आप सभी लोगों का यहाँ पे सही मिलान कर दिया गया है। और कूट की यदि बात करोगे आप लोग, तो इस क्वेश्चन में विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। आप सभी मिलान कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और बाकी ये चीज़ें आप सभी ने अभी देखी है, फिर से देखते हैं। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का ये संस्मरण है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय जी का यात्रा साहित्य है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई जीवनी है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। यहाँ भी जो है सुमेलित करना है, देखते हैं हम लोग, और उसके बाद में हम आगे उत्तर देंगे। तो सबसे पहले है हजार हजार बाहों वाली, ये रचना किसकी है? नागार्जुन जी की। किसकी है? नागार्जुन जी की। फिर अगला है चुका भी नहीं हूँ मैं, ये रचना किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह जी की। फिर है रात अब भी मौजूद है, तो ये रचना है लीलाधर जगुड़ी जी की। फिर है भूरी भूरी खाक धूल, ये रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। आपका सही मिलान किया गया।
और हम लोग देखते हैं आगे कूट के रूप में कौन सा उत्तर सही है, तो वो होगा आपका विकल्प बी, राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ में क्या करना है, सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है काल तुझसे होड़ मेरी, ये रचना किसकी है, आपकी शमशेर बहादुर सिंह जी की। फिर है ब्रह्म राक्षस, ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। युग की गंगा रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। बादल को घिरते देखा रचना है बाबा नागार्जुन जी की। तो आपका सही मिलान किया गया। और कूट के रूप में आपका कौन सही उत्तर होगा, तो आपका विकल्प ए इसमें राइट आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को यहाँ भी क्या करना है, सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले वैदेही वनवास, ये रचना किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जी की। फिर है पथिक, पथिक रचना किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी जी की। फिर है द्वापर, द्वापर रचना किसकी है, मैथिली शरणगुप्त जी की। फिर है राष्ट्रीय वीणा रचना, ये किसकी है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। आपका यहाँ सही मिलान किया गया। और यदि आप सभी कूट की बात करोगे तो आपका विकल्प ए राइट आंसर माना जाएगा। वैदेही वनवास का प्रकाशन 1940 ईस्वी है। पथिक का प्रकाशन 1920 ईस्वी है। द्वापर का प्रकाशन 1936 ईस्वी है। राष्ट्रीय वीणा का प्रकाशन 1922 ईस्वी है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया था। तो इसका उत्तर आपके सामने खुल चुका है, हम लोग देख लेते हैं। 1940, 1939, 1937, 1938। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1939 में पारित होता है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों से आपको मिलान करना है और आगे कूट के अनुसार आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो चलिए देखते हैं हम सभी लोग कौन सा आंदोलन किससे संबंधित है। तो सबसे पहले है लक्ष्मीकांत वर्मा, ये किससे संबंधित है, कविता आंदोलन से। फिर है नरेश जी, नरेश जी किससे संबंधित हैं, ये नकेनवाद के कवि हैं। फिर शंभुनाथ सिंह जी हैं आपके, ये जो है नवगीत विधा के कवि हैं। और केदारनाथ अग्रवाल जी आपके जानते हैं आप सभी प्रगतिवाद से संबंधित कवि हैं। तो यहाँ पे भी आपका सही मिलान कर दिया गया है। और ये आप सभी आप कूट के रूप में अपना उत्तर देखेंगे कौन सा सही है, तो विकल्प ए आपका इसमें राइट आंसर माना जाएगा। और अज्ञे जी प्रगतिवाद नहीं प्रयोगवाद के कवि हैं, तार सप्तक के संपादक भी रहे हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ में क्या करना है, सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हैं अशोक वाजपेयी जी, तो इनकी रचना कौन सी है, एक पतंग अनंत में। फिर है ऋतुराज जी, इनकी रचना कौन सी है, अंगीरस। फिर आपके हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, इनकी रचना कौन सी है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर हैं आपके नागार्जुन जी, और इनकी रचना कौन सी है, बादल को घिरते देखा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप सभी का सही मिलान किया गया, किसकी रचना कौन सी है। और कूट के रूप में यदि आप सभी अपना उत्तर देखेंगे तो इसमें आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। दुष्यंत कुमार की रचना है एक कंठ बिस्पाई। अगला आपका क्वेश्चन है, स्थापना और तर्क से संबंधित है। क्या है, उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणामों में उपस्थित है। तर्क है फिर, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। तो हम सभी आगे देखते हैं इसके विकल्पों को, उसी के अनुसार आपको उत्तर देना होगा। यानी स्थापना और तर्क ये दोनों सही हैं, या कोई एक सही है या फिर कोई सही गलत है। तो आपका सही जवाब इसमें क्या होगा,
आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए तो ठीक माना जाएगा, यानी स्थापना और तर्क दोनों बातें सही हैं। यानी क्या थी स्थापना इसकी? रीतकालीन आचार्यों, कवियों एवं ग्रंथों के विषय में ये स्थापना है कि उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ कि रसों और अलंकारों को बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणामों में उपस्थित किए हैं, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी क्या है, तर्क और कारण दिया गया है, उसी के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। क्या है? कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। क्या ये बात सत्य है? क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। क्या यह भी बात सत्य है? आपके विकल्प जो है आगे दिए गए हैं इसका उत्तर देने के लिए। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। कौन सा विकल्प आपका उत्तर के रूप में सही होगा? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प सी तो ठीक माना जाएगा। क्या? ए सही है लेकिन आर सही नहीं है और यही आपका सही उत्तर भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है कि यह सेशन आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। हम जो है मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।